ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अचा परस्पर पूर्वविधौ के ऊपर जो सिद्धि है उस पर विचार कर रहे थे। बहुखट्व कहा तो बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे यस्मिन् क्षेत्रे यस्मिन् स्थाने यस्मिन् देशे सब बहुखट्व का सद प्रदेश बहुखट्व का। तो इसमें हमने बता दिया था कि बाहवी जस खट्वा जस और अनेक मन्य पदार्थ है, अर्थात इसमें समर्थ पद विधि प्राक कड़ा समासः सुप इस सबके अंदर आएंगे। शेषो बहुब्रीहि सभी करके अन्य पदार्थ है वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते। समास हो गया बहुब्री से समासो भवति, बहुब्री समास होता है। समास होने से कृत का समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुको धातु प्रातिपदिक से लोप हो गया, प्रत्यय से लोप होता। तो बहवी खट्वा ये इस स्थिति में हमने आपको बताया था कि स्त्रियाः पुम्मद भाषित पुंस्कादनु यं पूर्णी प्रियादिशु। तो कल इस पर बहुत ही हमने चर्चा किया कि भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः स्त्री शब्दस्य पुंबद होते माने पुंबद भवति। पुम शब्द से इव रूपम भवति, पुम शब्द के समान भाषित पुंसक शब्द, भाषित पुंसक शब्द से परे भाषित पुंस्कात, भाषित पुंसक शब्द से परे उत्तर ऊंग रहित स्त्री प्रत्यय है, जिसमें उस दर्शनिया इत्यादि जो है, बाहुवी इत्यादि जो है, उसको पुंलिंग के समान प्रयोग होता है। पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रियां स्त्रीलिंगे, पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे उत्तर पदे च परता, उत्तर पदे परता। तो ये उत्तर पद पूर्णी और प्रियादि जो है वर्जित स्त्रीलिंग उत्तर पद के परे रहते खट्वा बहुवी को बहु हो गया। यहां तक हमने बता दिया था। अब उसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई शंका तो नहीं है ना जी? किसी को कोई शंका तो नहीं है ना यहां तक? अजय वसुधा जी शायद कट गई।
नहीं आता। अच्छा, इसमें जुड़ गई है। चलिए, तो बहुखट्वा, वसुधा जी कोई शंका तो नहीं है यहाँ तक? बहुखट्वा, आगे चलिए जी। बहुखट्वा की प्रातिपदिक संज्ञा है तद्धित समासाश्च। ये समास है, प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिका इसका अधिकार चला। ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता इसका अधिकार चला। तद्धिता, ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता। और इसके अधिकार में शेषाद विभाषा इस सूत्र से जो है कब प्रत्यय हुआ है, तो निकाल लीजिए। 5-4-154 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 154। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 154 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। निकाल लिया? 154 शेषाद विभाषा। समझे जी? शेषाद विभाषा निकाल लिए? हाँ, शेषाद विभाषा। शेषाद तो अकारांत पुंलिंग शेष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसमें कोई समास है ही नहीं, अनुवृत्ति आ रही है। ये उरह प्रभृतिभ्य कप, जो 5-4-151 है, 151 नंबर सूत्र है, उससे कप की अनुवृत्ति आ रही है। कप की अनुवृत्ति आ रही है। और तद्धिता का तो अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय परश्च का अधिकार चल ही रहा है। अब दो बच गया, एक है समासांता, दूसरा है दूसरा है बहुव्रीहौ। ये दो की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहुव्रीहौ की जो अनुवृत्ति आ रही है वो जो है बहुव्रीहौ, अभी बता रहा हूं। बहुव्रीहौ 5-4-113। जी 5-4-113। 5-4-113 जी हाँ, ये है, ठीक है। बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच, ये 5-4-113 है। इससे बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है। इस बहुव्रीहौ का अधिकार अंतिम तक है, मैंने 5-4-160 नंबर सूत्र तक है, सबसे निष्प्रभा निश्चय तक है, सबसे लास्ट सूत्र तक है। तो बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच, जो 5-4-113, इससे बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है। समझे? और समासांता का तो अधिकार चल ही रहा है। समासांता ये जो है 5-4-68 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 68 नंबर सूत्र है समासांता। तो इसका अधिकार आ रहा है। ये समाप्ति पाद के समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार है। समासांता में समास है समासस्य अंताः समासांता, माने अंतावयवा। समास का अंतावयव क्या? समासस्य अंतावयवा,
जो भी प्रत्यय होगा वो समास का अंतावयव माना जाएगा, समास का अवयव माना जाएगा। वह कौन सा अवयव? अंत अवयव माना जाएगा। तो समासस्य अंतावयव समासांता, ये है। तो क्या अर्थ हो गया जी? शेषात्, शेषात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति। सामान्य अर्थ हुआ कि शेषात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति। समझे जी? क्या हुआ? शेषात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति, ये हुआ। तो क्या बहुव्रीहौ समासे, बहुव्रीहि की वृत्ति आ रही है, इसलिए बहुव्रीहौ ये अन्वय जब करेंगे अनुवृत्ति का, तो बहुव्रीहौ शेषात् प्रातिपदिकात् विभाषा समासांतः कप, ये हुआ। अथवा कि शेष प्रातिपदिक से, शेषात् प्रातिपदिकात्, शेषात् प्रातिपदिकात् बहुव्रीहौ समासे समासांतः कप प्रत्ययो भवति प्रातिपदिक विभाषा विकल्पेन। बहुव्रीहि समास में शेष प्रातिपदिक से विकल्प से समासांत कप प्रत्यय होता है। तो यहां पर शेष का मतलब क्या हुआ जी? शेष का मतलब क्या? उक्तात् अन्य। शेष का मतलब क्या है जी? उक्तात् अन्य, ऊपर जो कहा है, ऊपर जो कहा जा चुका है कि इन प्रातिपदिक से ये हो, इन प्रातिपदिक से ये हो। जैसे कह दिया कि नद्रितश्च, इसके ऊपर सूत्र है 5, 4, 153 नंबर सूत्र है। तो उसमें कहा कि नदी संजक नद्यंत जो है और रेकारांत, जो बहुव्रीहि समास में नदी संजक और रेकारांत जो है प्रातिपदिक, उससे कप प्रत्यय हुआ। तो नद्यंत से और रिकारांत प्रातिपदिक से कप कहा, तो उससे भिन्न हो जाएगा शेष। ऐसे ही इसके ऊपर सूत्र है इनः स्त्रियाम, 5, 4, 142 नंबर सूत्र है। तो क्या करा कि इनंत प्रातिपदिक से, बहुव्रीहि समास में इनंत प्रातिपदिक से, अर्थात इनंत बहुव्रीहि समास से, ऐसा भी कह सकते हैं, इनंत बहुव्रीहि समास प्रातिपदिक से। तो इनंत प्रातिपदिक जो होगा तो उससे जो बचा हुआ रहा, माने इनंत से कप नहीं होगा, नद्यंत और रिकारांत से कप नहीं होगा, यहां पर शेष से विकल्प से कप होगा। माने कप तो हो रहा है, इनंत प्रातिपदिक से भी कप हो रहा है। यहां पर कहने का अभिप्राय मेरा यह था, नद्यंत और रिकारांत से जो कप होता है, तो यहां पर तो वो तो इनंत से कप प्रत्यय जो समासांत होता है तो नित्य होता है। नद्यंत और रिकारांत से जो कप प्रत्यय होता है नित्य होता है, परंतु शेष से विकल्प से होगा। तो शेष का मतलब हुआ कि उक्तात् अन्य शेष, ऊपर जो है बहुव्रीहि समास में जिन जिन प्रातिपदिक से जो जो प्रत्यय कहा है, बहुव्रीहौ बने जो 5, 4, 113 नंबर सूत्र है, याद कीजिए। बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णो स्वांगात् सच जो है, सच जो है, उसमें वहां से आगे जो भी है वह जिन जिन प्रातिपदिक से जो जो प्रत्यय कहे हैं, तो उन प्रातिपदिक से भिन्न जो प्रातिपदिक होगा, उन बहुव्रीहि समास से जो भिन्न बहुव्रीहि समास होगा, ये कहिए, या उन बहुव्रीहि समास में उन प्रातिपदिक से जो भिन्न प्रातिपदिक है वह है शेष, और उस शेष से परे विकल्प से।
समझ में आया जी? कि मने इसको ये कह सकते हैं कि जिस बहुव्रीहि समास से, जिस बहुव्रीहि प्रातिपदिक से, या जिस बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है उससे जो समासांत प्रत्यय कहा है उससे जो भिन्न है, जिस बहुव्रीहि समास से, समास वाले से समान शांत प्रत्यय का विधान नहीं किया है, इसको दूसरी भाषा में भी ऐसा कहेंगे, तो जिस बहुव्रीहि वाले प्रातिपदिक है, बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है उससे समासांत का विधान नहीं किया है, वह है शेष। दूसरी भाषा में माने कहने का केवल तरीका मात्र है और कुछ नहीं है। यस्मात् बहुव्रीहे प्रातिपदिकात् समासांतः प्रत्ययो न विहितः सशेष, जिस प्रातिपदिक से, जिस बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया है वह प्रातिपदिक शेष है, वह बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है वह शेष है, और उस शेष से विकल्प से का प्रत्यय होता है। समझ गया जी? तो शेषात् बहुव्रीहौ समासे शेषात् प्रातिपदिकात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति, ये सूत्र के अनुसार अर्थ हुआ। बस दादी समझ में आ गया? जो कहीं बाहर है लग रहा, चले कोई बात नहीं। ये स्वाति जी आपको समझ में आया? द्रोण जी आप समझे, अनंत जी आप समझे? और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बोलो जी, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? हाँ समझ गया, बहुत। हाँ जी, तो ये बहुत ही सरल अर्थ है। शेषा बहुव्रीहौ, अन्वय करो ना, बहुव्रीहौ हमने सिखाया हो कि पहले सप्तमी लाओ, तो बहुव्रीहौ शेषात् प्रातिपदिकात् परः समासान्तः कप प्रत्ययो विभाषा भवति, या विभाषा पहले ले आओ तो हो जाएगा शेषात् प्रातिपदिक, बहुव्रीहौ शेषात् प्रातिपदिकात् परः समासान्तः कप प्रत्यय, परः जब भी कहेंगे तो विभाषा बाद में जोड़ दो कि समासान्तः कप प्रत्ययो विकल्पेन भवति, प्रत्यय विभाषा भवति, ये इसका अर्थ हुआ। और शेष को समझना है कि शेष क्या है, तो भाई ऊपर जो कहा कि बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, जैसे उदाहरण दो हमने उदाहरण दिया, इन स्त्रियां, इनंत बहुव्रीहि समास में इनंत प्रातिपदिक से जो है कब प्रत्यय हो, ये कह दिया। नद्रितस्य कह दिया कि बहुव्रीहि समास में नद्यंत और ऋकारांत प्रातिपदिक से परे कब प्रत्यय हो, ये कह दिया। तो ऊपर जो कहा है, जिस बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय कहा है उससे भिन्न हुआ, उससे जो भिन्न है वह शेष है। अर्थात जिस बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय नहीं कहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं विहित है, समासांतः न विहितः, समासांत नहीं विधान किया गया है बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से, उस प्रातिपदिक से जो है कब प्रत्यय हो जाएगा, और जिससे समासांत प्रत्यय विधान किया गया उससे जो है विकल्प से नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो ये होगा। इसलिए प्रश्नावृत्तिकार जी अर्थ कर रहा है कि यस्मात् बहुव्रीहे समासांतो न विहितः, समासांतः के बाद कॉमा दे दिया है, वो ठीक नहीं है, समासांतो न विहितः, ये पूरा वाक्य होगा कि जिस बहुव्रीहि से समासांत प्रत्यय है, जिस बहुव्रीहि समास से परे समासांत प्रत्यय नहीं कहा है, सशेष तस्मात् शेषात् विभाषा कब प्रत्यय भवति, उस शेष से परे विकल्प से कब प्रत्यय होता है, ऐसा कहा। तो यहां पर जो
अब अपने प्रसंग में आए कि बहुखट्वा जो है ये प्रातिपदिक है, और शेषात विभाषा से ऊपर जितने भी कहा कि इनसे इन प्रातिपदिक से ये हो, इन प्रातिपदिक से ये हो, उसके अंदर में बहुखट्वा नहीं है, तो शेष हो गया। बहुव्रीहि समास में इस बहुखट्वा प्रातिपदिक से उत्तर कप मने प्रत्यय का विधान नहीं किया है, तो इसीलिए उससे बचा हुआ है, इसलिए बहुखट्वा शेष के अंतर्गत आ गया। उस शेष प्रातिपदिक जो बहुखट्वा है उससे परे समासांत कप प्रत्यय हो गया। तो बहुखट्वा कप जो है बहुखट्वा का ही अंतिम अवयव माना जाएगा, इसलिए समासांता का। वैसे प्रत्यय वो उसका अवयव नहीं होता। प्रत्यय कोई भी आप किसी भी प्रातिपदिक से कोई प्रत्यय करते हो तो प्रत्यय का अपना अर्थ है और प्रातिपदिक का अपना अर्थ है। प्रत्यय जैसे आप गौरी शब्द है, गौरादिभ्यस्त तो गौरी है, तो यहाँ पर गौरी शब्द जो है, गौर शब्द से जो आप गीच इत्यादि प्रत्यय जो भी करेंगे, या अजाद्य तस्ताप से जो यहाँ पर जो है शाला इत्यादि में जो टाप प्रत्यय करेंगे, माला इत्यादि में जो टाप प्रत्यय करेंगे, तो टाप का अपना अर्थ है और शाल इसका अपना अर्थ है, माल इसका अपना अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप किसी भी धातु या प्रातिपदिक से जो प्रत्यय करते हो तो धातु का अलग अर्थ है, प्रत्यय का अलग अर्थ है, प्रातिपदिक का अलग अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ अलग अर्थ है, दोनों मिलकर के सम्मिलित मिलकर के समूह अर्थ को कहता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुखट्वा जो है उसके आगे जो कप है, उस कप का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, स्वार्थ में है। कप प्रत्यय किसमें है जी? बोलिए, आप लोग कोई भी बोल सकते हैं। कप प्रत्यय किसमें हुआ? स्वार्थ में है, माने बहुखट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ में है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं होता, इसलिए समास का अंतावयव है। समास है बहुखट्वा, और बहुखट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ में ही कप प्रत्यय है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बता, इसलिए स्वार्थ में कप प्रत्यय है, ऐसा हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। माने बहुखट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ को क प्रत्यय बता रहा है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताता। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अजय नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा, बोलो। श्रवण जी समझ में आया? बालगोद जी समझ में आया? अच्छा एक बार और बोलो, ऐसे पूछ लिया करो। अच्छा मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपका अंगुली किसका अवयव है? आपके हाथ में तो शरीर का अवयव है, आपके शरीर का अंगुली आपके शरीर का अवयव है कि नहीं है? कि उससे भिन्न का अवयव है? शरीर का अवयव है। तो ऐसे ही बहुखट्वा समास है, उसके अंत में कप प्रत्यय हुआ शेषाद विभाषा से, तो वह ये कह रहा है कि क प्रत्यय जो है बहुखट्वा का अंतिम अवयव है, बहुखट्वा का अंतावयव है। बहुखट्वा जो है, बहुखट्वा में कितने अवयव है? बहु में ब है, हु है, मन एक एक जो तो ब, अ, ह, उ, ख, अ, ट, व, आ, फिर क, अ, ये सब हो गया ना जी। जब वाक्य मैं शब्द का खंड करेंगे तो शब्द खंड करेंगे, तो यहाँ पर जो कप जो प्रत्यय है वह क्या स्वतंत्र रूप से है कि वह बहुखट्वा जो समास है उसका ही अवयव है? प्रश्न ये है। जैसे कि भाई बालबोध का जो शरीर है उसका अंगुली, पैर की अंगुली, वह बालबोध के शरीर का अंतिम अवयव है, उसी का अवयव है कि वह पैर की अंगुली कोई दूसरे का अवयव है? बालबोध का जो पैर है उसका अंगुली जो है, क्या वो पैर की अंगुली श्रवण का अवयव है? क्या श्रवण के शरीर का अवयव है? बोलो।
वह तो उसी बाल बोध का ही शरीर का अवयव है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुखट्वा हो गया, बालबोध समझ लो, और बहुखट्वा बालबोध है, और उसमें जुड़ गया क्या? कप प्रत्यय, उसमें जुड़ गया कप प्रत्यय। तो वो कह रहा है समासांता, समास जो बहुखट्वा है उसका अवयव है। कौन सा है? अंतावयव है, अंतिम अवयव है। बहुखट्वा का अंतिम अवयव है कप। समझे जी? तो कप प्रत्यय किस अर्थ को बताया? बहुखट्वा के जो अर्थ है उसी को बताया ना जी, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताया ना। उसी अर्थ को बताता है। अब जैसे देखो, इसको इस रूप में समझो। आजकल जैसे सर्जरी होता है, सपोज दैट कि किसी का लीवर डैमेज है, अब वह लीवर को ट्रांसप्लांट जो करता है, उस लीवर को हटा दिया, या किडनी किसी का डैमेज है, एक किडनी डैमेज है या दोनों किडनी डैमेज है। अब कोई उसके रिश्तेदार जो है, उसका कोई रिश्तेदार जो है, जो उनकी पत्नी या पति का है तो पत्नी, या पत्नी का तो पति, या कोई भी व्यक्ति उसको किडनी दिया, 2 किडनी में से एक किडनी दे दिया, 2 लीवर जो है लीवर का ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो लीवर जो है दे दिया, अपने लीवर दान में दे दिया। तो अब ये जो किडनी जो जुड़ जाएगा, जिसके किडनी खराब है, वह किडनी उसके साथ जुड़ गया। देवदत्त का मान लो कि खराब है किडनी, और यजदत्त के ने जो है अपने किडनी देवदत्त को दे दिया। अब वह किडनी जुड़ गया किसके साथ? देवदत्त के साथ। तो अब वह किडनी किसका अवयव माना जाएगा? देवदत्त का माना जाएगा कि यजदत्त का माना जाएगा? बोलो जी, बाल बोल। देवदत्त का माना जाएगा। वेरी नाइस। ऐसे ही कप प्रत्यय, कप रूपी जो किडनी है, बहुखट्वा रूपी जो देवदत्त है, उसके साथ जुड़ गया। और महर्षि पाणिनि जी ने अपने ज्ञान से कप प्रत्यय को बहुखट्वा रूपी देवदत्त को दे दिया, बहुखट्वा रूपी देवदत्त को दे दिया। तो कप अब किसका अवयव हो गया? वेरी नाइस, बहुखट्वा रूपी देवदत्त का। और वह कप जो है बहुखट्वा रूपी देवदत्त का कौन सा अवयव है? शुरू का अवयव है कि लास्ट का अवयव है? अंतिम अवयव है कप। बहुखट्वा और क है जी। वेरी नाइस। तो यही तो मैं कह रहा हूं इतना देर से कि यहाँ पर बहुखट्वा शब्द से जो क प्रत्यय हुआ, वह क प्रत्यय वो समास का अंतावयव है। बहुखट्वा जो समास है उसका अंतावयव है। इसका मतलब है कि स्वार्थ में यहाँ पर क प्रत्यय है। बहुखट्वा का बहुखट्वा जो है उसी अर्थ को बताएगा। समझे? हाँ, तो बहुखट्वा कप, कप ये बहुखट्वा का अंतिम अवयव हो गया। समासांत कप प्रत्यय, समासांत माने समास का अंतावयव, कप प्रत्यय हुआ। तो बहुखट्वा कप अनुबंध रूप करेंगे तो बहुखट्वा क क्या हो गया जी? बहुखट्वा क। अब क जो प्रत्यय हुआ है, भले ही बहुखट्वा का अंतावयव है, परंतु बहुखट्वा शब्द से परे क प्रत्यय हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। कप जो प्रत्यय है बहुखट, तो कप को मानकर के बहुखट्वा की अंग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते आदि की अंग संज्ञा है। तो कप के परे रहते बहुखट्वा की अंग संज्ञा है।
समझ गए? बहुखट्वा की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य का जब अधिकार, अंगस्य के अधिकार में आपोन्यतरस्याम, ये है, निकाल लो 7, 4, 15 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 15वां नंबर सूत्र निकाल लो। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 15वां नंबर सूत्र निकाल लो। अनंत जी आप हैं कि नहीं कि कट गए? 7, 4, 15 आपुण्य तरस्य हम निकाल लिए। अनंत जी आप शायद म्यूट में है, पता नहीं कुछ ये बोला था, ये कट उठ तो नहीं गया, दिखा तो रहा है कि भाई कि नहीं कटा, रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, रिकॉर्ड तो ही रहा हो। चलिए आपुण्य तरस्याम, आपुण्य में आपह, आपह पकारांत, पकारांत पुंलिंग आप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अन्य तरस्याम जो है ये अच्छा वो ऑनलाइन है। अच्छा इसको तो आप हमारे सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आपोन्य तरस्याम, तो आपह ये सस्य वचन, अन्य तरस्याम सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य तरा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समझ गए जी? अन्य तरस्याम क्या है? सर्वनाम अन्य तरा शब्द है, सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य तरा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे सर्वस्याम बनता है, तो ये पदच्छेद हो गया। अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्पेन, अनुवृत्ति। अब इसमें देखो अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, 6, 4, 1 नंबर सूत्र, इसलिए छठा अध्याय चतुर्पद का पहला सूत्र अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। और न कपि ही ऊपर जो 7, 4, 14 इससे न की अनुवृत्ति आ रही है और कपि की अनुवृत्ति आ रही है। और यह श्री द्री प्राम ह्रस्वोबा 7, 4, 12 नंबर सूत्र से ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। देखो आप जो है विशेषण है अंगस्य का, आप जो विशेषण है अंगस्य का, या आप प्रत्यय है, आप तो प्रत्यय है, टाप डाप चाप, तो टाप डाप चाप अजाद्यत टाप, तो टाप डाप चाप में टाप का ट, डाप का ड, चाप का च हटा दीजिए तो आप बचेगा। तो टाप डाप चाप का नाम है आप, तो प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय होने का प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम हो जाएगा आबंतस, आबंतस्य, ये हो गया आपस में, इसलिए आबंतस्य तंत्र विधि होकर के, या अंगस्य का विशेषण है इसलिए आबंतस्य अंगस्य, अंगस्य का है, आप तो है ही प्रत्यय परंतु जो है आवंतस्य अंगस्य, आवंतस्य अंगस्य। यहां पर जो तंत्र विधि कीजिएगा, अभी तुरंत मेरे मस्तिष्क में क्लिक किया, येन विधि संतस्य कीजिए, अंगस्य विशेषण आप विशेषण। यदि हम आपको प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम के आधार पर तंत्र विधि करेंगे तो हानि होगी। क्या होगी? तब तो खट्वा ही आवंत होगा, बहु खट्वा नहीं होगा, क्योंकि यस्मात् स प्रत्यय विहित तदादे तंत्र ग्रहणम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया उसने ही तदादे तंत्र का ग्रहण होता है। तो खट्व शब्द से टाप हुआ इसलिए खट्वा, ये तो इसलिए यहां पर आवंत अंग ये बहुखट्वा है, बहुखट्वा आवंत अंग है, इसलिए तंत्र विधि इसमें कर दीजिए। आवंत हो गया आप, माने आप अंतावयव है
जिसके पूरे समुदाय ले लेंगे तो आवंत तदंत विधि यहां पर जो ये भी तंत्र से कीजिए कि आवंतस्य अंगस्य क्या हो गया जी? आवंतस्य अंगस्य और कपि है तो कपि परतः सत्वी ने कपि परतः आवंतस्य अंगस्य अन्यतरस्याम ह्रस्वो न भवति न के मिति आ रही है तो आवंतस्य मन कपि परतः आवंतस्य अंगस्य विकल्पेन ह्रस्वो न भवति माने आवंत अंग को विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है। तो आवंत अंग को तो आवंत अंग है बहुखट्वा, आवंत अंग है बहुखट्वा और उसका अंतिम अब जब है आ अलुंतस परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी तो पूरा अर्थ हो गया कि कपि परतः आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने विकल्पेन ह्रस्वो न भवति। विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है माने एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है या विकल्प से ह्रस्व होता है तो दोनों न है तो नौ की विभक्ति इसमें लाया गया है ले आएंगे तो विकल्पेन ह्रस्वो न भवति। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि कपि परतः आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने विकल्पेन ह्रस्वो न भवति। विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है अन्यत्र माने विकल्पेन तो विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है अतः एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा। जब हो जाएगा तो बहुखट्व ह्रस्व क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः विकल्प से ह्रस्व होता है विकल्प से ह्रस्व आदेश होता है आवंत अंग के अंतिम अल के स्थान में या अतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया विधान किया गया वहां पर अचा तो ऐसा भी अर्थ कर सकते कि कपि परतः आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अचः अंतस्य अलह जो अचः है उसके स्थान पर ह्रस्व होता है। आवंत अंग के अच के स्थान पर तो अच तो बकारवती अकार भी है अकारवती अकार भी है खट्वा का भी तो वहां पर तो है ही तो यहाँ पर खट्वा का जो आ है उसी को ह्रस्व होगा तो अचस्त की भी उपस्थिति कर सकते हैं अलुंतस की उपस्थिति करके भी हो जाएगा इसलिए अलुंतस ही लाइए ठीक रहेगा। तो आवंतस अंगस अंतस्थल स्थान ह्रस्व भवति तो अंतस्य अलह अचः स्थान ह्रस्व होती तो अंतिम अल जो अच है उस आ के स्थान पर ह्रस्व हुआ हो गया बहुखट्व क। इतनी स्थिति होगी बहुखट्व क समझ आया जी। और सु आकर के बहुखट्व कह बहुखट्व कह ये बन जाता है बहुखट्व कह। बहुखट्व कह की सिद्धि समझ गए जी? बहुखट्व कह की सिद्धि गुरुकुल वाले को समझ में आ गया? बहुखट्व जो शब्द सिद्धि हमने बता दिया बहुखट्व का। अब इसमें अचा प्रश्न पूर्व समझाऊंगा उसके लिए आपको क्या है स्वर की सिद्धि समझनी पड़ेगी स्वर की सिद्धि करनी पड़ेगी स्वर की सिद्धि इसमें है बहुखट्व का में वो बताएंगे परंतु जो बहुखट्व का जो शब्द सिद्धि है वो हमने कर दिया। ये बाल बोध को श्रवण को मनीष को सबको समझ में आ गया बहुखट्व का? अजय समझ में आया? चलिए अब जो है अतः प्रश्न पूर्व इसमें क्या हुआ उसका क्या इसमें कार्य है इस पर विचार करना है। तो ये स्वर प्रकरण है स्वर प्रकरण ये करना पड़ेगा। देखिए एक सूत्र है बहोर्नई वरुत्तर पद भूमि 6-2-174 नंबर सूत्र है छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 नंबर सूत्र है 6-2-174 छठा अध्याय दूसरा पाद
का 174 निकाल लो। 6 2 174 174 174 नहीं, ये है ही नहीं। वहोर नहीं वदुत्तर पद भूमि, ये 6 2 175 है हमारे में। आप लोग में देखिए कहाँ है। 6 2 175 नंबर सूत्र है, 175 है। वही है। चलिए अब स्वर प्रकरण पढ़ते हैं। पहले चलिए पदच्छेद करते हैं। गुरुकुल भाई निकालिए सूत्र को। 6 2 175 वहोर नहीं वदुत्तर पद